हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वायुमंडल का संगठन और संरचना। देखिए, वायुमंडल का संगठन और संरचना क्या है। वायुमंडल का संगठन के रूप में अगर देखा जाए तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैस जैसे जलवाष्प, धूल कणों से बने होते हैं। वायुमंडल का जो है संगठन स्थिर नहीं है और यह समय और स्थान के अनुसार ये बदलता रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि हर जगह का जो है जलवायु हर तरह से होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वायुमंडल का संगठन हर जगह अलग अलग टाइप से होती है। तो यही बात यहाँ दर्शाता है कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैस, जलवाष्प और धूल कणों से बने होते हैं। वायुमंडल का संगठन स्थिर नहीं है और यह हर समय स्थान अनुसार बदलता ही रहता है। अगर हम बात करें वायुमंडल की कौन कौन सी गैसें हैं, तो इससे हमें साफ पता लग जाएगा कि वायुमंडल का संगठन किस प्रकार हुआ है। यदि बात हम करें वायुमंडल की गैस, तो देखिए जलवाष्प तथा धूल कण सहित वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण भी है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वायुमंडल की दो प्रमुख गैसों के रूप में होती है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जो है वायुमंडल के दो प्रमुख गैसों के रूप में माना गया है, जो कि काफ़ी अमाउंट में जो है वायुमंडल में उपस्थित होती है। देखा जाए तो इसका परसेंटेज अगर देखोगे तो हैरान हो जाओगे। 99 जो है % भाग इन्हीं दो गैसों से मिलकर बने हुए हैं। तो बहुत बड़ी आश्चर्यचकित की बात है कि 99% कम नहीं होता है। कहते हैं शेष भाग जो होते हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम आदि गैस पाई जाती है। सिर्फ 1% जो है अदर गैस है, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। वायुमंडल की गैस का वितरण सारणी जो है हम टेबल में देखेंगे और समझेंगे कि इसमें किसका जो है कितना प्रतिशत है। तो ये आप जान के और भी हैरान हो गए कि कितने गैस जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, कौन सा गैस का क्या स्थान है। यहाँ पर जो हमारा आया है वायुमंडल के शुष्क और शुद्ध वायु में गैसों की मात्रा। देखिए यहाँ पर जो है गैसों के हम डिफरेंट मात्राओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि वायुमंडल में जो है इसका कितना प्रतिशत जो है अपना योगदान देता है। सबसे पहली बात अगर हम करें मुख्य गैस की, तो मुख्य गैस के रूप में आपको पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ने ही अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये जो है 78.1% जो है अपना स्थान ग्रहण करती है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये 20.9% जो है अपना स्थान ग्रहण करती है। यानी दोनों गैस मिलाकर देखा जाए तो 99% जो है ये पूरा वायुमंडल में अपना स्थान जो है ऑक्युपाई कर रखी है, यानी घेर रखी है। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। और अदर गैस का जो है क्या स्थान है देखते हैं। देखिए जो अदर है यानी जो अतिरिक्त है, अन्य है, गौण है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले आर्गन है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ओजोन और अन्य। देखिए इन गैसों का भी बहुत खास महत्व होता है, लेकिन फिर भी इनकी जो प्रतिशत है बहुत ही कम है। यानी देखा जाए तो सिर्फ 1% के अंतर्गत ही ये सारे गैस आते हैं। अगर आर्गन की बात करें तो 0.9, देखिए आर्गन सबसे ऊपर है क्योंकि 0.9% है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखा जाए तो जो है 0.03% है। और हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 0.01% है। नियॉन की बात किया जाए तो पॉइंट जो है 0.018% है। और जो हीलियम जो है 0.005% है। और ओजोन की जो है सबसे कम मात्रा है, यानी 0.00006% है। तो अन्य गैस के रूप में इसको देखा जा सकता है। कहते हैं ये सारे गैसों का जो प्रतिशत है बहुत ही जो है डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो हमारे वायुमंडल में दो ही गैसों का जो है अपना प्राधान्य है। यदि इसी बात को अगर हम पाई चार्ट में अगर देखें, समझे, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा है ये पाई चार्ट, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा देखिए बिल्कुल ही जो है पूरा के पूरा कवर कर लिया है पाई चार्ट को। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो नीचे जो है एक ट्रायंगल शेप में आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि कुछ ही मात्रा को जो है ऑक्युपाई किया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात होती है कि अन्य गैस जो है सिर्फ 1% के अंतर्गत ही आता है। तो यही बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट आती है। और इस पाई चार्ट ने तो आपको क्लियर कर दिया होगा कि भाई क्या इनकी अपनी स्थान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ओजोन गैस। देखिए ओजोन गैस
अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे जो है पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाते हैं और ये हमारे लिए जो है हमारे धरती के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकती है। तो इसलिए ओजोन गैस जो है वायुमंडल ओजोन गैस अल्प मात्रा में पाई जाती है और यह ओजोन क्षेत्र में ही सीमित है, लेकिन इसका विशेष महत्व है। ये सूर्य की जो है पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीव जंतु की रक्षा करती है। देखिए ये ओजोन गैस जो है रक्षा के रूप में जो है काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन इसी प्रतिशत जो है बहुत ही कम है। कहते हैं पृथ्वी के जीव जंतु की रक्षा करना जो है ओजोन गैस का सबसे प्रथम कार्य है। यदि ओजोन गैस वायुमंडल में न होता तो धरातल पर जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अस्तित्व ही न होता, क्योंकि अगर ओजोन गैस नहीं होता तो सारे के सारे पराबैंगनी विकिरणें जो है पृथ्वी पे आती और पृथ्वी को जो है तहस नहस करके रख देता। लेकिन जीवन का अगर संभव हुआ है तो ये ओजोन गैस के कारण ही संभव हुआ है, और इसी कारण जो है आज पेड़ पौधे जीव जंतु जो है पृथ्वी पर जो है अपना खुला विचरण कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जल वाष्प। देखिए जल वाष्प का क्या महत्व है। कहते हैं वायुमंडल में विद्यमान जल के गैसीय स्वरूपों को जल वाष्प कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प के विद्यमान रहने के कारण ही पृथ्वी पर जो है जीवन संभव हुआ है, यानी जीवाश्म के कारण ही जीवन संभव हुआ है। और जल वाष्प पृथ्वी पर होने वाले सभी प्रकार के जो है वर्षण का स्रोत भी है। वायुमंडल में इसकी अधिकतम मात्रा जो है 4% तक हो सकती है। जलवाष्प की सबसे अधिक मात्रा उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है तथा शुष्क क्षेत्रों में यह सबसे कम मिलती है। सामान्यतः निम्न अक्षांशों के उच्च अक्षांशों की और इसकी मात्रा कम होती चली जाती है, और इसी प्रकार ऊंचाई के बढ़ने के साथ ही इसकी मात्रा कम होती चली जाती है। वायुमंडल में जो है जलवाष्प जो है वैश्वीकरण तथा वर्ष उत्सर्जन द्वारा पहुँचता है। वैश्वीकरण जो है समुद्री नदियाँ, तालाब और झीलों को जो है वर्षन जो है पेड़ पौधों और जीव जंतु पौधों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो कहा जाए तो जलवाष्प जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अपना एक स्थान है वायुमंडल में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धूल कण। देखिए धूल कण का भी अपना एक स्थान इम्पोर्टेंट रखता है। धूल कण अधिकतम वायुमंडल के निचले स्तर में होते हैं, और यह कण धूल, धुआं, समुद्री लवण आदि के रूप में भी पाए जा सकते हैं। धूल कणों का जो है वायुमंडल में जो है विशेष अपना महत्व रखता है, और ये धूल कण जलवाष्प के संधारण में सहायता भी करता है। और संधारण के समय जो है जलवाष्प जल कणों के रूप में इन्हें जो है धूल कणों के चारों ओर सदित हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षण संभव हो पाता है। देखिए धूल कण अगर ना रहे तो बरसात भी नहीं होगा, बादल भी नहीं बनेगा तो बरसात भी नहीं होगा। तो धूल कण का भी अपने जगह पर बहुत विशिष्ट स्थान होते हैं। कहते हैं इन धूल कणों के चारों ओर सदित हो जाते हैं, जिससे बादल बनते हैं और बादल बनने से वर्षण संभव हो पाता है। तो आप समझ गए होंगे ना कि धूल कण का भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वायुमंडल में इसका क्या अपना स्थान है। यदि हम बात यहाँ पर करें वायुमंडल का महत्व, तो कहा जाए तो वायुमंडल का अपना एक विशेष महत्व है और इसे नकारा नहीं जा सकता। कहते हैं ऑक्सीजन प्राणी जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि वायुमंडल से ही प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के लिए अधिक उपयोगी होता है, और इसी वजह से पेड़ पौधे भी जीवित रहते हैं। देखो नेचर ने जो बहुत चीज़ों को सोच समझ के बनाया है। अगर ऑक्सीजन प्राणी जगत के लिए इम्पोर्टेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों जो है के लिए इम्पोर्टेंट है। कहते हैं दोनों को जो है तालमेल बनाने के लिए जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में जो है असमंजस न हो, इसीलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि प्राणी अगर ऑक्सीजन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जो है प्राणी अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो जो है पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इससे जो है तालमेल सही जो है बने हुए हैं। अगर मान लीजिए इनमें से अगर एक भी नष्ट कर दिया जाए बहुत अधिक मात्रा में तो क्या होगा, ये होगा विनाश का कारण। क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे जिस प्रकार से कट रहे हैं, शायद आने वाला समय में सबसे बड़ा जो है इंसानों को ही इसका प्रकोप जो है झेलना पड़ेगा। और इसका कोई अभी एग्जाम्पल भी आ चुका है, और वो बहुत बड़ा दूर नहीं है। कहते हैं दिल्ली दूर नहीं है, जहाँ पर गैसों की जो है भरमार हो गई है और वहाँ पर जो है जीव जंतु जो है बहुत तड़प रहे हैं। वहाँ पर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है कि इंसानों के जीवन जो है संभव अब वहाँ पर रहना भी संभव नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा प्रकोप आज
जो है दिल्ली के लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधे जितना हो सके लगाइए। पेड़ पौधे लगाने से ही हम जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तालमेल को बैठा सकते हैं। कहते हैं वायुमंडल में विद्यमान जो है धूल कण वर्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं, क्योंकि धूल कण जो होते हैं वर्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं। अगर धूल कण न हो तो वर्षा होना भी संभव नहीं होगा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटती बढ़ती सदैव रहती है और प्रत्यक्ष रूप से जो है पादप और जीव जगत को काफ़ी प्रभावित भी करती रहती है, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। ओजोन सूर्य के हानिकारक पर्यावरणीय विकिरणों से सभी प्रकार के जीवन की रक्षा भी करती है। तो यही बात जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो इस बात को जो है इम्पोर्टेंट में ही रखा जाना चाहिए। हमारे समक्ष जो अगला पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, वायुमंडल की संरचना। देखिए वायुमंडल की संरचना किस प्रकार है। वायुमंडल पृथ्वी की अभिन्न अंग है और यह पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। सामान्यतः यह धरातल के लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है और वायुमंडल कुल भाग की जो मात्रा का 97% भाग लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। तापमान और घनत्व की विविधताओं के आधार पर वायुमंडल को जो है 5 परतों में बांटा जा सकता है, यानी 5 परत जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं और वही मंडल कहते हैं। ये कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ये 5 परतें, चाहे वो क्षोभ मंडल हो, समताप मंडल हो, मध्य मंडल हो या आयन मंडल हो या वही मंडल हो, ये वायुमंडल की संरचनाओं को जो है बहुत ही विस्तृत और जो है खासियत से भरा हुआ बनाता है। इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिक में अगर देखना चाहें तो आपको देख सकते हो कि 400 किलोमीटर पर जो है वही मंडल जो है अपना स्थान ग्रहण किए हुए शीर्ष पे बैठा हुआ है। उसके बाद आयन मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है और उसके नीचे जो है क्षोभ मंडल सीमाएं दर्शाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो है रेडियोधर्मी तरंग जो है परिवर्तन का कार्य करता है, जिसके विषय में जो है विशेषताओं को हम आगे जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन भी करेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट आया है क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल की जो है क्या विशेषताएं हैं, क्षोभ मंडल की विशेषताओं को जो है यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखा जाए तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत के रूप में होती है, यानी वायुमंडल की सबसे नीचे परत जो है वायुमंडल के सबसे निचले परत के अंतर्गत आता है और इस परत की ऊंचाई विषुवत पर जो है वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुव पर इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर ही है। ऊंचाई की विभिन्नताओं का मुख्य कारण जो है विविध वृत्त का तेज संवाहनी धाराओं का चलना, जो धरातल की ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। उसके पश्चात जो है तीसरा वायुमंडल की यह सबसे जो है महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि इसी परत में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते ही रहते हैं और इन परिवर्तनों के कारण जो है पृथ्वी पर जीव जगत की उत्पत्ति एवं विकास होता है। इस भाग में वायु जो है कभी शांत नहीं रहती है और इसलिए इस मंडल को जो है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान में कमी होती चली जाती है तथा प्रति जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है औसतन 1 सेल्सियस तापमान घटता जाता है। इससे ही जो है सामान्य ताप हर्ष दर कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आता है। अगर हम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगे क्षेत्र को जो है क्षोभ सीमा कहते हैं, तो यह एक संक्रमण क्षेत्र है जिसमें जो है क्षोभ मंडल की जो है समताप मंडल की मिली जुली विशेषताएं पाई जाती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात को यहाँ दर्शाता है। उसके पश्चात है हमारा समताप मंडल। देखिए समताप मंडल क्या है और इसकी क्या विशेषता है। देखिए यह जो है क्षोभ मंडल के ऊपर की एक परत है, यानी यह क्षोभ मंडल के ऊपर की एक परत है और इसकी धरातल से ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है, यानी 50 किलोमीटर जो है धरातल से है और कि इसकी जो औसतन मोटाई लगभग 40 किलोमीटर के समान मानी जा सकती है, जो कि इसकी इम्पोर्टेंट को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं इसी परत को निचले भाग में जो है 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक तापमान जो है लगभग सामान्य रहता है और इसके बाद ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है और इस परत के ऊपर भाग में ओजोन के होने के कारण ही तापमान सदैव बढ़ता रहता है। इस मंडल जो है में किसी प्रकार की जो है मौसम की घटना नहीं घटती है और यह वायु को क्षैतिज चलाती रहती है
और इसी कारण यह परत जो है वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है। यानी जो एरोप्लेन चलती है इसी मंडल में चलती है और ये वायुमंडल में जो है वायुयानों को उड़ाने के लिए बहुत ही आदर्श जो है मंडल के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात है मध्य मंडल। देखिए मध्य मंडल की क्या विशेषता है। समताप मंडल के ऊपर वायुमंडल की तीसरी परत का जो है विस्तार है और इसे जो है मध्य मंडल ही कहते हैं। इस परत की ऊंचाई धरातल से जो है 80 किलोमीटर तक मापी जाती है और इसकी मोटाई जो है 30 किलोमीटर के सामान्य है। तो ये काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। कहते हैं अगर हम तीसरी बात करें तो इस मंडल में तापमान पुण्य कम होने लगता है। यानी यहाँ से जो है तापमान बहुत कम होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है तापमान 16 सेल्सियस से -100 सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। यानी जैसे ऊंचाई पे आप जाओगे यहाँ पर जो है तापमान कम होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आयन मंडल। तो ये आयन मंडल की भी अपनी एक विशेषता है और इस विशेषता से जो है हम जो है अनभिज्ञ नहीं रहना चाहते। कहते हैं आयन मंडल जो है यह वायुमंडल की चौथी परत के रूप में है और यह मध्य मंडल के जो है ऊपर स्थित होती है। इस परत की ऊंचाई धरातल से जो है 400 किलोमीटर तक है और इस मंडल की मोटाई लगभग 300 किलोमीटर आंकी गई है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ पुण्य बढ़ता ही चला जाता है और इस मंडल में वायु में जो है विद्युत अवशोषित तरंगें प्रभावित होती रहती है और रेडियो तरंग इसी मंडल से जो है परिवर्तित होकर पुनः जो है पृथ्वी पर लौट आती है, जिससे हम रेडियो प्रसारण संभव होता है। आपको पता है कि रेडियो जो है प्रसारण इन्हीं कारणों से होती है कि इसकी तरंग जो है आपस ये रिटर्न कर देती है और ये सब जो है आयन मंडल में ही देखने को मिलता है। उसके पश्चात अंतिम जो है हमारे समय वायुमंडल है। वायुमंडल आयन मंडल के ऊपर स्थित जो है परत वायुमंडल के अंतिम परत के रूप में होती है और इस मंडल में जो है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की कमी के कारण गैस अति विरल हो जाते हैं। अतः यहाँ वायु का घनत्व बहुत ही कम रहती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि इम्पोर्टेंट की बात हम करें तो यहाँ पर क्षोभ मंडल में ही जो है मौसम की सभी घटनाएं घटती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्षोभ मंडल के कारण ही मौसम की सारी घटनाएं यहाँ पर घटित होती है और समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसम की घटना नहीं घटित होती है। यहाँ पर समताप मंडल में कोई भी मौसम की घटना नहीं घटित होती है। यह वायुयानों को उड़ानों के लिए एक आदर्श परत के रूप में देखी जा सकती है। यानी वायुयानों की जो उड़ानें हैं इसी परत में की जाती है। जो है आयन मंडल में आयन की प्रधानता आयन रेडियो तरंगों की पृथ्वी पर परिवर्तित करके जो है संचार व्यवस्थाओं को संभव बनाती है। देखिए यहाँ कई मानने में जो है यूपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारा जो है किस लेयर में जो है उड़ाने के लिए आदर्श परत के रूप में देखा जा सकता है। तो आपको अगर पता रहेगा कि समताप मंडल है तभी आप उसको आंसर कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों के लिए किस लिए उपयोगी होता है, क्या उपयोग है इसका, या रेडियो तरंगें जो है किस परत में जो है पाई जाती है और इसका क्या महत्व है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आयन मंडल में आयन की प्रधानता होती है और आपको पता ही है कि कोई भी रेडियो तरंगें जो होती है वो जो है आपस यहाँ पर परिवर्तित कर देती है, जिसकी वजह से जो है हमें सभी दूर संचार में जो है उपयोग किया जाता है। यानी जो है हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसी कारण जो है कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। शायद ये बात आपको पहले पता नहीं था, अब जो है आपको पता हो गया होगा। भाई मंडल में वायु का घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो ये काफ़ी बातें जो यहाँ पर थी इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है वायुमंडलीय गैसों की चक्रीय प्रक्रिया, यानी वायुमंडल की गैस की चक्रीय प्रक्रिया किस बेस पे आधारित होती है। वायुमंडल में पाई जाने वाले प्रमुख गैस का चक्रण जो है नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, यानी कार्बन चक्र। दूसरा आता है ऑक्सीजन चक्र। तीसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, यानी कार्बन चक्र के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। देखिए ये कई मानने में जो है तीनों के तीनों गैस जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है वायुमंडल में। तो चलिए देखते हैं पहला चक्र जो है कार्बन जो है चक्र क्या है। जैसा कि हमारा कार्बन चक्र आया है, देखिए कार्बन चक्र की विशेषताओं में क्या रखा है। कहते हैं बहुत इसकी विशेषताओं में जाते हैं। तो इसके जो है विशेषताओं को हम क्या दिया गया उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वायुमंडल में कार्बन तत्व जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में विद्यमान होता है। कहते हैं समस्त जीवों के कार्बन का एक स्रोत जो है वायुमंडल ही माना जाता है और यहाँ से जो है हर एक जीव जो है लाभांतरित भी होता है।
हरे पौधे जो है पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग सूर्य प्रकाश के माध्यम से भोजन निर्माण हेतु करते हैं। इसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया द्वारा जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भोजन के रूप में तैयार करते हैं और इसके द्वारा जो निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जीव जंतु अपने भोजन के लिए करते हैं। पृथ्वी पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जल भंडारों में जो है घुल जाती है और चूने के जमाव के रूप में इकट्ठी भी हो जाती है। चूने के पत्थर के जो है अपघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल पुण्य पहुंच जाती है और इस प्रक्रिया को जो है कार्बनीकरण कहते हैं, यानी कार्बनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जो है कार्बनीकरण कहते हैं। इस प्रकार जो है वायुमंडल और पृथ्वी के जो है जल भंडारों के बीच कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान होता ही रहता है। यदि हम करें आगे, जैसे पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के श्वसन के द्वारा पौधे और जीव जंतुओं को जो है अपघटकों द्वारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जो है जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में वापस चली जाती है। इस प्रकार जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का आना और धरातल के पुण्य वायुमंडल में वापस जाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसे ही कार्बन एवं जैव मंडल के बीच संतुलन बना रहता है। यानी हर एक गैस का जो है अपना वायुमंडल में अपना एक विशेष स्थान रखता है। देखिए हमारे समक्ष जो आया है कार्बन चक्र, जो कि बहुत काफ़ी आसान है, इसका बनाना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डायग्राम में जो डायग्राम है यहाँ पर उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। देखिए बहुत आसान है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण आपने बनाना है, जिसमें सन को दर्शाना है। उसके बाद उत्पादक जो है पेड़ पौधों को बनाना है और उपभोक्ता जो है हमें स्वयं बनना है और घटक के रूप में जो है कीड़े मकोड़े होंगे। तो इस प्रकार जो है ये वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर फिर से चली जाएगा, फिर से वही प्रक्रिया दोहराया जाएगा। दूसरी तरफ बात अगर करें हम, तो आपको पता है कि पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये उत्पादक कहलाएंगे। उत्पादक कहाँ से करेंगे? मिट्टी से करेंगे। अब मिट्टी में क्या होगा? कोयला, तेल आदि होंगे, उसकी दहन की जाएगी, फिर श्वसन में जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में प्रवेश करेगा। तो देखा जाए तो बहुत ही आसान जो है कार्बन चक्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। इससे आसान कहीं आपको मिल भी नहीं सकता। अगला टॉपिक तो दोस्तों हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है, ऑक्सीजन चक्र। देखिए ऑक्सीजन चक्र क्या है और इसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में लगभग 30% है और यह समस्त जीव जंतु और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। यानी आपको पता है अगर इंसान हो चाहे जीव जंतु हो, सभी के सभी जो होते हैं ऑक्सीजन जो है उपयोग करते हैं। इवन कि कुछ पौधे को अगर देखा जाए तो वो भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन हर जीव जंतु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऑक्सीजन पेड़ पौधों के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ। कहते हैं आप ये भी जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसके बारे में आपको पता लगाना चाहिए कि आपके आसपास ऐसा कौन पेड़ पौधा है जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जल्दी देखते हैं कौन बच्चा मुझे बताता है। अपने नाम के साथ जो है आप इसको जो है मुझे कमेंट जरूर करना, अपना नाम लिख के बताना है कौन सा पेड़ है जो कि ऑक्सीजन जो है लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ा जा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखा जाए तो ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, गैस आदि के जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही काफ़ी आवश्यक है और इसके जलने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तभी तो आपको पता है कि लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोलियम गैस हो, सबके जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में उत्पन्न हो रही है और ये कई मानने में जो है लोगों के लिए खतरनाक भी सिद्ध होता है। कहते हैं वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही होते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शायद ये संभव ही नहीं है कि ऑक्सीजन उत्पन्न हो। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी अधिक ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसलिए पेड़ पौधे जितने हो सके दोस्तों लगाना चाहिए और पेड़ पौधों को जो है बचाने में आप अपना जो है काफ़ी अच्छा योगदान दे सकते हो। अगर आपके आसपास कोई पेड़ पौधे कट रहे हैं तो उनको मना कीजिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे आपके लिए जो है अमृत समान है, जीवन देने वाली जो है ऑक्सीजन आपको देती है। तो पेड़ पौधे को बचाना आपका सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो उत्पन्न ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में वापस चली जाती है और इसी प्रकार जो है ऑक्सीजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए ये बात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसको डायग्रामेटिक समझना और भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं डायग्राम में क्या दर्शाया गया है।
देखिए डायग्राम जो है बहुत आसान और बहुत ही इजी है। कहते हैं दोस्तों बहुत अधिक लंबा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं बड़े बड़े चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन अपना सिलेबस नहीं कर पाते हैं। और त्रिपाण स्टडी सेंटर इसी बात पे सदैव ही आपको जो है जागरूक करने की कोशिश करता है कि दोस्तों अपना सिलेबस को आप पूरा कीजिए। ठीक है, कहते हैं ना सिलेबस से अधिक जान लेना आपके लिए सही भी नहीं रहेगा और आप जान भी नहीं पाओगे। कहते हैं एक पॉइंट अगर आप अधिक जान लेते हो तो इसका मतलब थोड़ी कि सारा किताब आपको जो है अच्छे से आ जाता है। इसलिए हर एक टॉपिक को जो है आपको अपना सिलेबस को देखिए, वो आपके लिए पर्याप्त है। क्योंकि कोई भी बोर्ड जो होता है, कोई भी सिलेबस बनाता है तो वो बच्चे को जो है नज़रिया को देख के, बच्चों की समझ देख के बनाता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान जो है ऑक्सीजन साइकिल है, जहाँ जो कि इससे अधिक आसान आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ही आसान है। सोलर एनर्जी आपको दिख रहा होगा, जिसे फोटोसिंथेसिस जो है सेल्स करती है, यानी पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये या तो ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं या ऑक्सीजन के फॉर्म में होते हैं। ये जो होता है हेटेरोफिल सेल्स के अंदर चला जाता है और इससे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर जो है प्राप्त होती है और ये दोबारा जो है फोटोसिंथेटिक सेल में चला जाता है। तो ये बहुत ही काफ़ी आसान जो है ऑक्सीजन साइकिल का यहाँ डायग्राम दिखाया गया है। इतना आसान आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं अगर ये बना देते हो तो एग्जामिनर आपके एक नंबर भी नहीं काटेगा, क्योंकि ये पर्याप्त है। कहते हैं पर्याप्त होने का मतलब यही होता है कि वो पुण्य है और ज़रूरी भी है। हमें अधिक क्या हमें फालतू में लेना है, हमें जो चीज़ आसान है, सही है, हमें उसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है नाइट्रोजन चक्र जो कि बहुत ही आसान और जो है विस्तृत तरीका से यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है। नाइट्रोजन चक्र जो है, नाइट्रोजन प्रत्येक जीवन का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। वायुमंडल में जो है 78% नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, जिसका हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत जो है मृदा में उपस्थित नाइट्रेट होते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा जैव घटकों में प्रवेश कर जाती है। पौधों में ये नाइट्रोजन जो है यौगिक खाद्य श्रृंखला आहार द्वारा जंतुओं में स्थानांतरित हो जाती है। वायुमंडल का जो है नाइट्रोजन गैस के जो है नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जिसके विषय में हमने बात भी किया और जाना भी। यानी वायुमंडल नाइट्रोजन गैस के नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पेड़ पौधों के सूखने और जीव जंतुओं के मरने पर जो है जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है और इससे नाइट्रोजन गैस बनती है, जो फिर से वायुमंडल में वापस चली जाती है। और इस तरह जो है नाइट्रोजन गैस कि चक्र पूरा हो जाता है। यानी इंसान या जीव जंतु या पेड़ पौधे मरते हैं तो आपको पता है ये धरती में ही किसी न किसी रूप में चले जाते हैं, जो कि धरती को नाइट्रोजन दोबारा से मिल जाती है। तो ये जो है नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आता है। इसी बात को अगर डायग्रामेटिक आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान डायग्राम आपके समक्ष है, जिसको आपको नोट करना चाहिए और एग्ज़ाम में जो है अपनी काबिलियत को साबित करना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक आसान आपको कहीं मिलेगा नहीं। देखिए नाइट्रोजन गैस के जो है वायुमंडल संचलन पुल के रूप में। अब ये कैसे होगा? ये होगा प्रकाश स्थिरीकरण के कारण और दूसरी तरफ से जाएगा जीव द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण, और ये मृदा में नाइट्रोजन संचलन जो है चला जाएगा या महासागरों में प्रक्षेपण हो जाएगा। कहते हैं अगर हम ये स्वयं पोषी पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है, अगर वो मृत्यु हो जाते हैं, ये मृत्यु की घटना होगी जहाँ पर विषम पोषी प्राणी स्थानांतरित होगी और मृत्यु के पश्चात जो होगा अपघटन मृदा जीवाणु शैवाल के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है और फिर से नाइट्रोजन में चला जाता है। यानी इसका अगर हम साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो आपको पता है कोई भी जीव जंतु जब मरता है तो उसमें जो है नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है और ये जो है पृथ्वी में ही दबा दी जाती है। आपने देखा ही होगा कि किसान जो होते हैं कृषि करने से पहले कोई हरा पेड़ पौधे जो होते हैं उनको लगाते हैं, और आपको पता है सबसे अधिक उपयोगी किसानों के लिए होता है तो वो है दलीदार पौधे, जो दालें होते हैं, फलियां वाले पौधे। कहते हैं फलियां वाले पौधे की जड़ों में जो है नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन जो है अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोबैक्टर नाम की जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए पर्याप्त होता है। तो जो किसान समझदार हैं, जो काफ़ी अच्छा कृषि करना चाहते हैं, वो कभी भी जो है कोई दूसरा फसल लगाने से पहले जो है वो दलीदार पौधे ज़रूर लगाते हैं। या क्या करते हैं, कोई भी हरा पौधा लगा देते हैं जिसमें जो है नाइट्रोजन होती है और उस पर जो है हल चला के जो है उस पर दोबारा कृषि करते हैं, क्योंकि
पेड़ पौधों के गलने से भी नाइट्रोजन का जो है उत्पन्न होना स्वाभाविक बात होती है। तो ये चक्र भी उन्हीं बातों के ओर इशारा कर रहा है। यदि कुछ बातों पर हम ध्यान दें तो ये बात हमें साफ हो गया है। कार्बन का मुख्य स्रोत जो है वायुमंडल में पाई जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे होते हैं और ऑक्सीजन का प्रयोग जो है सांस लेने और ईंधन जलाने में किया जाता है। नाइट्रोजन पृथ्वी पे जीवन के लिए अति आवश्यक होता है और ये पौधों में नाइट्रोजन का जो है मुख्य स्रोत के रूप में मुद्रा में उपस्थित नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो था हमारा ये टॉपिक था जिसके बारे में हम कर रहे थे, और चैप्टर भी अत्यंत महत्वपूर्ण था जो कि अब समाप्त हो जाती है।